आज हो सकता है कि डेथ नहीं हो रही, कल कोई नया वेरिएंट आके ये हो सकता है कि डेथ ज़्यादा करने लगे। तो बच्चों को देने से भी इन्फेक्शन को रोकने में वह उतना कारगर नहीं हुआ कि इन्फेक्शन नहीं ला सकता ये। लेकिन अगर वैक्सीनेटेड वर्सेस जो एक बार जिनको कोविड हो गया रिकवर्ड की बात करें तो वह बेटर प्रोटेक्टेड हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं। कुछ जगहों पे, दिल्ली वाली जगह पे तो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगस्त में, सितंबर में थर्ड वेव आएगी, बच्चों में को ही इन्फेक्ट करेगी। अगस्त भी बीत गया, सितंबर भी बीत गया, अक्टूबर आ रहा है। जो बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम तरीके के सवाल हैं, उन सवालों में एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि हिंदुस्तान में एक देसी वैक्सीन को बहुत जल्द मंजूरी मिल सकती है। वो लगभग मंजूरी के फाइनल स्टेज में। दिल्ली के एम्स में जो उससे रिलेटेड ट्रायल हुआ था, उस ट्रायल को डॉक्टर संजय रैन ने हेड किया था। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रायल में कौन सी बातें सामने आई और जो वैक्सीनेशन उनके इन एंड अराउंड जो सवाल हैं उनके जवाब लेते हैं। सर, जो ट्रायल चला था उसमें जो मेजर चीज़ें, जो मेजर फाइंडिंग्स थे, आप वो बताएंगे प्लीज़। देखिए, ये क्लिनिकल ट्रायल था, वैक्सीन की सेफ्टी और इम्यूनिसिटी को देखने के लिए था। ये सेम वैक्सीन है जो एडल्ट में हम दे रहे हैं। यहीं पे इंडिजिनस वैक्सीन है, हिंदुस्तान में डेवलप हुआ है। ICMR भारत बायोटेक ने मिलकर डेवलप किया। हम लोगों का काम था क्लिनिकल ट्रायल करके ये बताना कि सेफ है कि नहीं। सेफ्टी के साथ साथ क्या इम्यूनिसिटी भी है, मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं, और इफ़ेक्टिव कितना है, बीमारी को रोकने में या सीवियरिटी को रोकने में कितना प्रभावी है। एडल्ट का यहीं पे हुआ। बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं था जिसको हम ये कह पाएँ कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बच्चों की इम्यून सिस्टम अलग से काम करता है। कोविड की अगर मैं बात करूं तो जैसे एडल्ट में बहुत ही सीवियर डिजीज़ होता है कोविड, कुछ लोगों में डेथ भी हो जाती है। बच्चों में रेयर है, डेथ जो है बहुत ही कम होता है। लेकिन आज हो सकता है कि डेथ नहीं हो रही, कल कोई नया वेरिएंट आके ये हो सकता है कि डेथ ज़्यादा करने लगे। इसलिए जो है एक हमारे पास ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो बच्चों को हम वैक्सीनेट कर दें। उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। यहाँ वही सेफ्टी देखने के लिए हुए, 3 चरणों में हुए थे। पहले 12 से 18 साल के बच्चों में, फिर 6 से 12 साल, 2 से 6 साल, और उसके बाद जो है उनकी इम्यूनिसिटी देखने के लिए ट्रायल हुआ था। और अब सुना है मैंने कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने उसको रिकमेंडेशन किया है DCGI को। सर, ऐसी कोई सी भी बात थी जिसकी वजह से मतलब आपको लगता है कि DCGI इसको होल्ड कर सकते हैं? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो मल्टी सेंट्रिक स्टडी में मैं एक जगह का डेटा के बाद ही कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से आपको लगता है? देखिए, ये पब्लिक डोमेन में भी डेटा नहीं है, तो इसलिए वो कहना उचित नहीं होगा कहीं भी कि क्या है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक प्रॉक्सी इंडिकेटर होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है अगर गो अहेड देती है, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कंटिन्यू होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सेफ्टी रिलेटेड इशू होता है, कुछ भी होता है, तो उस समय जो है क्लिनिकल ट्रायल को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ था, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक था। बट ये माना जा सकता है, एक्चुअल रिजल्ट तो जब पब्लिक डोमेन में आएगा तभी बताया जा सकता है। सर, ये जो डेटा है वो पब्लिक होता नहीं है ना, कॉन्फिडेंशियल होता है, कंपनी सबमिट करती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। फिर एक एज ए पेरेंट, अगर मैं पेरेंट हूँ हाइपोथेटिकल, तो मेरे पास क्या मतलब बेस रह जाता है एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग का? गुड, अच्छा सवाल है। किसी भी ड्रग को या वैक्सीन को हम देते हैं तो क्यों देते हैं, उसका एक पर्पज़ होता है। इसीलिए दुनिया में अभी बहुत से देश जो है बच्चों की वैक्सीन को लेके जो है कॉन्शियस रहते हैं। हमारी कंट्री में भी देखिए, अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा कि सबको लगा दिया जाए, क्योंकि उसका आकलन किया जाता है कि बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है किसी भी इंटरवेंशन को करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर हम 10,45,000 साल से ऊपर के लोगों को कोविड होता है तो 1.5% के आसपास उसमें डेथ हो जाती है। ग्लोबल जो डेटा है, तो करीब 15,000 के आसपास लोगों की डेथ हो सकती है। उनको हम वैक्सीन देते हैं तो जो ह्यूज बेनिफिट हमें मिलता है वह मिलता है कि करीब 80 to 90% उसमें सीवियरिटी और डेथ कम होती है। तो अच्छा खासा जो है एविडेंस देखें तो करीब 12-13 हज़ार उस डेथ को हम बचा सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट है। कुछ वैक्सीन एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे मैसेंजर RNA से प्रॉब्लम है, कार्डियक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, या आपका क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम होती है, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं, वह होती है। GB सिंड्रोम में कुछ ये होती है, बट वो बहुत ही रेयर होती है। पर हर 10 लाख में 10 से 15 के बीच के आसपास जो ग्लोबल डेटा है उसमें ये होता है। 10 से 15 में अगर मान लीजिए सीवियरिटी होती भी है, लेकिन अगर हम 12 से 14 हज़ार लोगों को बचाते हैं हर 10 लाख में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो इसलिए जो है वैक्सीन हम कहते हैं कि एडल्ट में अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन हो तो उनको देने में ह्यूज बेनिफिट है, क्योंकि हमेशा पब्लिक हेल्थ में हम बेनिफिट और उसका नुकसान क्या होगा इसको करते हैं। नुकसान किसी भी ड्रग का, क्रोसिन का, पैरास्टामोल का भी हो सकता है साइड इफ़ेक्ट, लेकिन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है तो वह देते रहते हैं। बच्चों में डिजीज़ बहुत ही माइल्ड है, अभी तक जो है इतनी माइल्ड है डिजीज़, जो ग्लोबल डेटा है, जैसे वहाँ 10 लाख में अगर 15,000 की डेथ हो रही है, यहाँ पे 2 के आसपास डेथ होती है। तो अभी जो है वैक्सीन दे के ह्यूज एक्सपेंडिचर है, बहुत एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ये देख के लगता है। ये भी जो दो की डेथ होती है वो कोमार्बिड कंडीशन और जो बच्चे जो है बहुत ही मोटे हैं उनको होता है। अगर रिस्क और बेनिफिट का असेसमेंट हम यहाँ करें, क्योंकि वैक्सीन एसोसिएटेड रिस्क हो सकता है यहाँ भी रहे, तो रिस्क और बेनिफिट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखता है यहाँ पे, तो इसलिए अभी तक जो है गवर्नमेंट ने उसको रिकमेंड भी नहीं किया है। और हो सकता है अगर करे भी तो इन बच्चों को देने से जिनमें मॉर्टेलिटी हो रही है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे हैं या कोमोर्बिड कंडीशन के हैं, 10 से 18 साल के बीच में, शायद उनको देने की जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी जो है बाकी बच्चों को इस स्ट्रेन से तो इतना खतरा नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कोई नया स्ट्रेन आए। इस क्लिनिकल ट्रायल्स का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास एक ऑप्शन है, जब भी कोई नया स्ट्रेन आएगा उस नए स्ट्रेन से नया वैक्सीन बनाया जा सकता है बिना क्लिनिकल ट्रायल किए हुए। जैसे कि हम इन्फ्लुएंजा के लिए करते रहते हैं, हर 6 महीने पे नया स्ट्रेन आता है तो नया वैक्सीन बना के उसको देते रहते हैं, वही ये किया जा सकता है। आज की डेट में बच्चों में जो है डिजीज़ बहुत ही माइल्ड है, बहुत से बच्चों में तो पता ही नहीं चलता। इस देश की बात करूं, जो ICMR ने सर्वे किया, करीब 60% से ऊपर 18 साल से कम के बच्चे जो है ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं। और 60% का मतलब अगर नंबर में करूं तो 27 करोड़ के आसपास बच्चे इन्फेक्ट हो गए हमारे देश के, और हमें पता भी नहीं चला, जबकि स्कूल भी बंद थे, सब कुछ बंद था, फिर भी। तो ये देख के लगता है कि बच्चों में माइल्ड थी, और इसीलिए लोगों ने एक भ्रम बना लिया था कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, स्कूल बंद हैं और कल स्कूल खुलेगा तो बच्चे इन्फेक्ट हो जाएंगे और फिर उनको प्रॉब्लम होगी। हुआ इसका उल्टा, स्कूल बंद होने के बावजूद भी जो है सारे बच्चे इन्फेक्ट हो गए। इतने बच्चे इन्फेक्ट हुए क्योंकि उनमें डिजीज़ इतनी माइल्ड थी, सीवियरिटी थी नहीं, तो इसलिए हमें लगा कि शायद वह जो है, लोगों को ये लगा कि यह जो है बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ है और अब स्कूल जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऑलरेडी बच्चे इन्फेक्टेड हो गए और बट उनमें माइल्ड है। ये अच्छी बात है कि बच्चों में जो है बिल्कुल ही माइल्ड डिजीज़ है, तो इसको लेके पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि जो सेकेंड वेव था, सेकेंड वेव में एक जानकारी ये सामने है कि मैक्सिमम लोग घर पे रह के इन्फेक्ट हुए हैं, विच मीन्स ऐसा अजम्पशन था कि बच्चे बाहर जाते होंगे, खेलने आते होंगे, तो वो डिज़ीज़ के कैरियर तो हो ही सकते हैं। तो आपको लगता है जो वो कैरियर होते हैं डिजीज़ के, जो कि सीवियर हो सकता है, घर में जो ओल्ड एज के लोग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, उनके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो सकती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वैक्सीन जो है का जो मेन रोल है, सीवियरिटी को रोकता है, डेथ को रोकता है एडल्ट में। बच्चों में सीवियर नहीं, इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है। तो बच्चों को देने से भी इन्फेक्शन को रोकने में वह उतना कारगर नहीं हुआ कि इन्फेक्शन नहीं ला सकता। एक दूसरा इसका जो पहलू है, बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। जो ग्लोबल डेटा अब देख के ये लग रहा है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया, जो कोविड रिकवर्ड हैं, इवन सेकेंड वेव जिसकी आप बात कर रहे थे, उनमें जिनको की डेथ होनी थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई। लेकिन जो कोविड से रिकवर्ड हो गए वो बेटर प्रोटेक्टेड है। कोई भी वैक्सीन आज की डेट में 21 वैक्सीन है पूरी दुनिया में, कोई भी वैक्सीन उतना बेटर प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग ये कहते हैं कि उनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, जो कोविड रिकवर्ड हो गए हैं, उनका कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, इसीलिए कि धीरे धीरे एविडेंस जनरेट होता जा रहा है। 1.5 साल पुराना वायरस हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो जितने एविडेंस हो गए हैं, धीरे धीरे एविडेंस आते हैं, उसी पर डिसीजन बनते रहते हैं। पहले था कि सबको री इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं थे। अब एविडेंस आ गए, ग्लोबल एविडेंस आ गए कि नहीं, री इन्फेक्शन के चांस बहुत ही कम है, और इन्फेक्शन होता है तो सीवियरिटी के चांस न के बराबर हैं। अगर हम अनवैक्सीनेटेड वैक्सीनेटेड में कंपेयर करूँ तो वैक्सीनेटेड वाले लोग ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेटेड वर्सेस जो एक बार जिनको कोविड हो गया रिकवर्ड की बात करें तो वह बेटर प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए जो है बच्चों को इन्फेक्शन हो गया तो री इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है, और बच्चों को फ़ायदा इस कोई नहीं होगा वैक्सीन देने से, क्योंकि इन्फेक्शन उनको, अगर जिन बच्चों को नहीं हुआ इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियरिटी उनको ऐसे भी नहीं हो रही है। तो वैक्सीन जो है, जो मेन फ़ायदा वैक्सीन का था, जो सीवियरिटी रोकती है, जो एडल्ट में सबसे बड़ा बेनिफिट है, वह नहीं है। तो अगर बच्चे इन्फेक्ट होंगे तो घर
पे इन्फेक्शन ला सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं। कुछ जगहों पे, दिल्ली वाली जगह पे तो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो लोकल लेवल सीरो सर्वे बताता है। और ये अच्छी बात है कि वो इन्फेक्ट भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला, कम से कम वो प्रोटेक्टेड हैं, वो जो है बेटर प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा बेटर प्रोटेक्टेड है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन ही जो है सबसे बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। दिल्ली में जो केसेस कम हुए हैं, आपको क्या लगता है किस कारण से हुए हैं? क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल गया था सेकेंड वेव में, इतनी ज़्यादा फैला, 28,000 केसेस रोज़ आ रहे थे कि जो भी बच्चे खुचे लोग थे उनको इन्फेक्शन हो गया, मेजॉरिटी को हो गया, और इसलिए जो है सडन जो है केसेस कम हुए। वह जो है नेचुरल इन्फेक्शन से ही प्रोटेक्शन था, क्योंकि एक तो वैक्सीनेशन का अगर उस समय दर देखें तो हम 2-3% वैक्सीनेशन हमने किया हुआ था अप्रैल मई तक, 2-3% सी वैक्सीनेशन हुआ था। तो 2-3% से के बाद जो है मई और जून में जो है इतने केसेस अचानक कम होना, तो वैक्सीनेशन से नहीं कम हुए। और वैक्सीनेशन इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है, मॉर्टेलिटी को रोकने में कारगर है। तो यह जो कम हुए केसेस जहाँ वहाँ जो है इसी के कारण से हुए कि नेचुरल इन्फेक्शन वहाँ हो गया, इतने लोगों को हो गया कि अब उसके बाद जो है री इन्फेक्शन के चांस कम है, इसलिए प्रोपगेट वायरस नहीं कर पाता। जहाँ कम थे, जैसे केरला में कम था, नॉर्थ ईस्ट में कम था, जो ICMR ने सीरो सर्वे किया, तो जहाँ इन्फेक्शन कम था लोगों में, वहाँ पे जो है इन्फेक्शन फैलता रहा। अब वहाँ भी काफ़ी लोगों को हो चुका है, तो जो ये गिराव देख रहे हैं वह जो है उसके कारण से हो रहा है। एक सवाल ये है सर कि जो डोजेज है वो अडल्ट को जो डोज, जितना डोज लग रहा है उतना ही डोज, मतलब जो क्वांटिटी होगी वो उतनी होगी बच्चों में, और दूसरी चीज़ है कि जो गैप है वो उतना ही होगा या दोनों में अंतर है? जो क्लिनिकल ट्रायल में था सेम गैप सेम डोज है, तो जो आएगा कर रहा हूँ कि अगर ये जो डोज वाला जो मसला है सर, तो अडल्ट की बॉडी में उतना ही डोज और बच्चों की बॉडी में उतना ही डोज, ये कितना साइंटिफिक है? मैं बस समझना चाहता हूँ एज एन एक्सपर्ट। बिल्कुल साइंटिफिक है। ये जो हम देते हैं, कोई भी वैक्सीन देते हैं, वो उसका पर्पज़ होता है कि शरीर के अंदर जाके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना और एंटीबॉडीज़ बनाना। यह जो है डोज निर्धारित होता है क्लिनिकल ट्रायल जब हम करते हैं, तो उसमें निर्धारित होता है कि कितनी डोज चाहिए कि शरीर के जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्टिमुलेट कर पाए कि एंटीबॉडीज़ बना। तो वह डोज पे ऑलरेडी जो है कई डोज पे टेस्ट होने के बाद एक डोज निर्धारित करती है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है जो क्लिनिकल ट्रायल्स में किया जाता है। तो डोज वही है, गैप भी वही है, सब कुछ वही है। स्कूल खुलने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप ऑलमोस्ट इससे जुड़े जवाब दे चुके हैं, फिर भी अगर मतलब सीधा जवाब अगर कोई पेरेंट ये आपसे सुनना चाह रहा हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल खुलने का स्कूल भेजे या नहीं, और भेजे तो वैक्सीनेशन के बाद भेजे या वैक्सीनेशन के बगैर भी स्कूल भेज सकता है, क्या जवाब होगा आपका? एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट, हम लोग हमेशा जो है सही राय देते रहते हैं। ग्लोबल एविडेंस है कि स्कूल बंद करने से जो है बच्चों को ज़्यादा नुकसान है। मैंने कहा पहले ही जैसे कि हम ये देखते हैं कि बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है। कोई जो है इस कि बच्चे बाहर जाएंगे वो इन्फेक्ट हो जाएंगे या वो इन्फेक्ट होकर घर पे लेके आएंगे, इस कारण से स्कूल को बंद किया गया था। हुआ इसका उल्टा, बच्चे इन्फेक्ट भी हो गए, सारे के सारे बच्चे इन्फेक्ट भी हो गए, मेजॉरिटी इन्फेक्ट भी हो गए, उन पता भी नहीं चला हमें। तो ऑलरेडी बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं। जो अगर प्रॉब्लम भी होती है तो उनमें इन्फेक्शन होता है, तो सीवियरिटी नहीं है बच्चों में, तो वैक्सीन दें न दें उससे स्कूल खोलने का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए ऑलमोस्ट सारे एक्सपर्ट, एटलीस्ट जो पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने बहुत पहले कहा स्कूल खोल देना चाहिए, उससे बच्चों का नुकसान है, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, आगे कई बीमारियां होंगी। कोविड से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह खेल कूद नहीं है, उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, ये सब ऑलरेडी स्टडी पब्लिश हो चुकी हैं। तो बच्चों का हम नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं और उनका फ़ायदा कुछ नहीं कर रहे हैं स्कूल बंद करने से। कुछ स्टेट्स ने, यूपी ने खोल दिया, बिहार ने खोल दिया, हरियाणा ने खोल दिया, रियली नहीं, सबका ही खोल दिया इन लोगों ने, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इवन नर्सरी को भी क्यों खोलने में देरी कर रहे हैं, दिल्ली में अभी तक नहीं खुला है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ और आधार होगा तो ये जिन लोगों ने स्कूल को बंद रखा है वह बता सकते हैं। हाँ, माता पिता डरे हुए हैं क्योंकि अननेसेसरली हमने पैनिक क्रिएट किया हुआ है। ये तथाकथित एक्सपर्ट्स ने भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया हुआ है, जिनका जो है कई बार डोमेन एक्सपर्ट नहीं बोलते शुरू में ही कि बच्चों में इन्फेक्शन होगा, थर्ड वेव आएगी। बच्चों को कोई बेसिस नहीं था कि अगस्त में, सितंबर में थर्ड वेव आएगी, बच्चों में को ही इन्फेक्ट करेगी। अगस्त भी बीत गया, सितंबर भी बीत गया, अक्टूबर आ रहा है। सो ये जो है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा था वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो वैज्ञानिक आधार नहीं होता तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है।
एज ए साइंटिस्ट आप लोगों को भी सभी एज ए जिम्मेवार नागरिक जो है हम लोगों को जो है वेस्टेड इंटरेस्ट को जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण ये करते हैं उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए और साइंस को जो है प्रिजर्व करना चाहिए कि साइंस को प्रोटेक्ट करना है। साइंस इसमें यही है कि स्कूल बंद रखने से बच्चों का नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं है। स्कूल को बंद रखें, स्कूल को जितना जल्दी खोल देना चाहिए। बच्चों में सीवियरिटी न के बराबर है, बहुत ही रेयर बच्चों में जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं उसके लिए सरकार अपने आप निर्णय ले रही है और सरकार को निर्णय लेने दीजिए। एक बात, अगर जल्द हरी झंडी मिल जाती है और वैक्सीन मार्केट में आ जाती है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो हेल्दी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को रश करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए, या वो थोड़ा इंतज़ार करें और ठंडे दिमाग से वैक्सीन लगवाएं, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है? शायद मैंने इसका जवाब दे दिया था कि बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए हैं तो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देने वाला वैक्सीन उनको लगाने के बाद बच्चों को। मॉर्टलिटी भी जो रिस्क बेनिफिट मैं अगर एनालिसिस करूं तो वैक्सीन लगाने से बच्चों में रिस्क ज़्यादा है, बेनिफिट कम है। तो इसलिए जो है अभी उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन बच्चों में बेनिफिट ज़्यादा है जो कोमॉर्बिड कंडीशन या ओबेज हैं, तो वहाँ पे रिकमेंड किया जा सकता है। अभी इन बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं किया जा सकता है, एटलीस्ट पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, जो कि थोड़ा डिवाइसिव है। सोशल मीडिया पे इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि लार्जर पॉपुलेशन को इंडिया में अडल्ट्स को कोविशील्ड लगी है, बच्चों के लिए जब ट्रायल हुआ तो कोवैक्सीन को ट्रायल में लिया गया, तो उनका सवाल ये है कि हमने कोविशील्ड का ट्रायल क्यों नहीं किया बच्चों पे? देखिए, कोविशील्ड जहाँ की वैक्सीन है यूरोप की वहीं पे डेवलप हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और एस्ट्राजेनेका ने उसको डेवलप किया है। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो अपनी यंग पॉपुलेशन को क्यों नहीं कोविशील्ड देते हैं। पूरे यूरोप में इंक्लूडिंग यूके नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ अगेन रिस्क और बेनिफिट का असेसमेंट जब हम करते हैं तो रिस्क थोड़ा भी अगर यंग पॉपुलेशन में बढ़ जाता है तो उसको नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो है जितने वेक्टर बॉर्न ये होते हैं वह थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग करने से कभी हार्ट अटैक या स्ट्रोक और ये सब हो सकता है, आल्दो बहुत ही कम होता है, रियर होता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, बट रियर भी अगर होता है तो यंग में वह जो है प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए यंग में इसको अभी तक रिकमेंड नहीं किया गया है, दुनिया में कहीं नहीं रिकमेंड किया गया है। तो इसलिए जो है बच्चों को जानते हुए हम रिस्क पे नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को जानते हुए रिस्क पे नहीं डाला जा सकता। बहुत सेंसिटिव हो जाती है चीज़ें जब बच्चों की बात आती है। उनका वैक्सीनेशन जो है, स्कूल रीओपनिंग जो है, ये सारे बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। और अब जब ऐसी उम्मीद है कि उनके लिए वैक्सीन जल्द मार्केट में आ जाएगी और हर पेरेंट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करना चाहेगा, तो हमें उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।